तो इमरान खान साहब ने ना तो वजीउद्दीन साहब का इलेक्शन तस्लीम किया, ना तस्लीम नूरानी साहब का इलेक्शन तस्लीम किया। तो इसका मतलब है कि पीटीआई की जो आज कमज़ोरी हमारे सामने नज़र आ रही है, इसके ज़िम्मेदार इमरान खान है। इमरान खान साहब ने जिन लोगों की पहचान नहीं की और आज जो है ये दूध का दूध पानी के पानी होकर सामने आ गया। इन्हीं लोगों के बारे में हमारा ख्याल था कि ये भेजे गए हैं और भेजे गए हैं पार्टी को डिस्टेबलाइज करने के लिए, पार्टी को कैप्चर करने के लिए। या और ये मुझे आपकी स्टेटमेंट याद है, आपने बार बार ये स्टेटमेंट कही थी कि इनको भेजा गया कैप्चर करने के लिए। हाँ बिल्कुल, कैप्चर के लिए और हाईजैक करने के लिए, क्योंकि एक साहब जहाज़ भी लेके आए थे ना, तो बल्कि एक दो दफ़ा मैंने कहा कि इतनी बड़ी पार्टी एक जहाज़ के हाथों हाईजैक हो गई, तो वो बाकायदा भेजे गए। वो जिन लोगों को जहाज़ में लेके आए थे उन्हीं को जहाज़ में वापस ले गए। इस दफ़ा वापसी के लिए जहाज़ की ज़रूरत नहीं पेश आई। अच्छा, हामिद खान साहब, आपकी किताब पे भी बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जो 1973 का आइन है ये 1977 में एब्रोगेट हुआ, फिर ये 1999 में परवेज मुशर्रफ साहब ने इस आइन को तोड़ दिया, फिर सस्पेंड किया, फिर 2007 में भी सस्पेंड किया। 3 दफ़ा इस आइन पे हमला हो चुका है। बिल्कुल, लेकिन ये आइन जो है ये तीनों मरतबा वापस आ गया, रिस्टोर हो गया। इस आइन में ये ऐसी क्या खसूसियत है कि 1956 का आइन जो है वो रिस्टोर नहीं हो सका, 1962 का आइन रिस्टोर नहीं हो सका, 1973 का आइन बार बार रिस्टोर कैसे हो जाता है? मैं ये समझता हूँ कि कुछ ना कुछ पॉलिटिकल मैच्योरिटी आई है पाकिस्तान में, अगर हम अपने तजुर्बात को देखें। क्योंकि एक बात तो वाज़ेह हो गई कि चूँकि 1956 का आइन एब्रोगेट हो गया था, रिवाइव नहीं हो सका। 1962 का जो आइन था वो वैसे ही बुनियादी तौर पर ही डिक्टेटर का दिया हुआ आइन था, लेकिन वो भी एब्रोगेट हो गया था और जो बनाने वाला था उसने खुद नहीं उस आइन को प्रोटेक्ट किया। तो ये बात तो कम से कम पॉलिटिकल जहन नशीन हुई कि आइन के बगैर मुल्क नहीं चल सकते, और ये जब भी आप आइन को एब्रोगेट करते हैं तो एक वर्ड पैदा हो जाता है और वो वर्ड को फिल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने समझा कि कम से कम इस हद तक तो रखें कि इस आइन को सस्पेंडेड रखें, इसको एब्रोगेट ना करें, उससे फिर वापसी के रास्ते बंद हो जाते हैं। दूसरी खूबी इस आइन में ये थी कि ये यूनानिमस था, सारी सियासी जमातों के ताज़ा हम एक बहुत बड़े सानहे से गुज़रे थे। यानी मशरक़ी पाकिस्तान जो हमारे मेजॉरिटी प्रोविंस था वो हमसे अलग हो गया था। हम उस साने से गुजरने के बाद कम से कम सियासतदानों में ये एहसास पैदा हुआ था कि हमें एक मुतफ़िका आइन बनाना चाहिए। एक वाक़े का आपने अपनी किताब में जिक्र किया है कि इस आइन के नफाज से सिर्फ चंद दिन पहले 23 मार्च 1973 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में उस वक्त की अपोजिशन के जलसे पे फायरिंग हुई, बहुत से लोग मारे गए। वली खान साहब उनकी लाशें उठा के अपने इलाके में वापस गए, लेकिन उन्होंने कोई एजिटेशन नहीं किया, वापस आए थोड़े दिन बाद और आके आइन पे दस्तखत कर दिए। आप जिस मेच्योरिटी की बात, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है पाकिस्तान की तारीख में वली खान को। वली खान ने लोगों को सेटिस्फाई किया। उनको उस वक्त चाहते तो यहाँ सुबह सरहद में आग लग सकती थी, जितनी लाशें लोग उठा के लेके गए। उन्होंने कहा जी ये जो है इस हुकूमत का कसूर है, इसका पंजाब और सिंध ये दूसरे सूबों से ताल्लुक़ नहीं है, लिहाजा इसको मैं कोई अलहदगी की तहरीक नहीं बनाना चाहता। उसका बहुत बड़ा क्रेडिट है तारीख में। अब ये बताएं कि अब जो 1973 का आइन है, आज साल 2023 में जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, आपको इस आइन का मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है? देखिए, आइन का मुस्तकबिल मैं तो बहरहाल समझता हूँ कि अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि इस आइन का 50 साल सरवाइव करना एक बड़ी मुस्बत चीज़ है, अच्छी चीज़ है, जो पहले आइन नहीं कर सके। दूसरी बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों में मैच्योरिटी आ रही है। आज जो भी नारा है, जो इस वक्त जो हुकूमत कर रही है और इसके ख़िलाफ़ जो बात हो रही है, वो आइन की बात हो रही है। क्योंकि जो एक पार्टी कहती है कि ये आइन के मुताबिक काम होना चाहिए, दूसरी पार्टी ये कहने पर मजबूर है कि हम आइन के अंदर ही रहेंगे, आइन को तोड़ने की बात कोई नहीं कर रहा। तो उस हद तक तो इवन वो कुव्वतें जो पीछे हैं वो आइन को तोड़ने की या आइन को जो है वो मुअत्तल करने की बातें नहीं कर रही। तो मैं समझता हूँ, और आइन ने ऐसा इम्प्रूव किया। मेरे नज़दीक 2010 की जो 18वीं तरमीम है
उसने बड़ी हद तक आइन को अपनी असल शक्ल में ले आए हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ आइन इंशाल्लाह से। और आपने अपनी इस किताब के पेज 803 पर आपने ये कहा है कि पाकिस्तान में पार्लिमानी तर्ज हुकूमत ही बेहतरीन तर्ज हुकूमत है। आपने सदारती निज़ाम की बड़ी सख्त मुखालफत की है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि सदारती निज़ाम हमारे सेटअप में नहीं चल सकता। एक तो हमने आजमा के देखा अयूब खां के दौर में, और आप ये समझिएगा कि हम बार बार आजमा चुके हैं, यानी इसमें कोई नई बातें। जो 1977 से लेके 1988 तक नहीं तो 85 तक तो कम से कम कोई वज़ीर आज़म नहीं था ना, सदर ही सिर्फ था, तो सदारती निज़ाम था। इसी तरह पहले 3 साल मुशर्रफ के सदारती निज़ाम था। तो हम अगर देखें तो सदारती निज़ाम को भी हम कोई तकरीबन 30 साल के करीब भुगता चुके हैं, तो उससे कोई बेहतरी नहीं आई, बल्कि मुल्क में उससे बदतरी आई है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि हमारी पार्टिसिपेशन नहीं है। जो पार्लिमानी निज़ाम है इसमें हर सूरत ज़्यादा लोगों की पार्टिसिपेशन है। सदारती निज़ाम जैसे 1962 में लेके आए थे, उसमें एक सदर होता था, उसके साथ 10 की काबीना होती थी, 5 उधर से नॉमिनेटेड, 5 इधर से नॉमिनेटेड। तो आम आदमी की तो उसमें कोई किसी किस्म अमल दखल ही नहीं था। तो पार्लियामेंट निज़ाम अच्छा है बुरा है, इसमें अवाम का अमल दखल का एक सिलसिला है। वक्तन फ़वक्तन इलेक्शन होते रहते हैं, बाई इलेक्शन होते रहते हैं, वजारतें बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं। इस तरह से जो पार्लिमानी निज़ाम जो है वो एक चलता रहता है, उसका एक तरीक़ा कार है। अच्छा, अब ये बताएं कि आपकी जो किताब है उसका ये जो मेरे सामने एडिशन है, 3rd एडिशन, इसका जो पेज 790 है, 790, यहाँ पे आपने पाकिस्तान में जो जमहूरियत की कमज़ोरी है उसकी वजूहात में ये भी लिखा है कि सियासी जमातें कमज़ोर हैं, और उसके आगे आपने सियासी जमातों की बहुत सी जो कमज़ोरियाँ बयान की हैं। आपके ख्याल में 2-3 बड़ी कमज़ोरियाँ क्या हैं पाकिस्तान की सियासी जमातों की? एक तो बड़ी कमज़ोरी ये है कि ये अंदर से बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि इनके जो अपने जो अहदे हैं जितने भी पार्टीज़ के, वो किसी इलेक्शन की, ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की बुनियाद पर नहीं है, वो बाहर से इम्पोज किए जाते हैं। और जो इलेक्शन कमीशन को अपनी रिपोर्ट देने के लिए दिए जाते हैं वो फेक होते हैं। अभी तक सिवाय एक इलेक्शन जो है वो 2011-12-13 में हमने कराया था, पीटीआई में कराया था और मैंने कराया था। वो 2 सूबों की हद तक वो नीचे से लेकर ऊपर तक वो इलेक्शन था, लेकिन उसको भी सैबोटाज करने में यही लोग जो आज पार्टियां बना रहे हैं, जहांगीर तरीन वगैरह, हाँ तरीन, उसको सैबोटाज करने में सबसे आगे था। परवेज़ खटक आगे था, अलीम खान आगे था, क्योंकि इन चारों के बारे में बाद में जब इंट्रा पार्टी ट्राइब्यूनल बना था, इलेक्शन की शिकायत हुई कि फ़लाँ ने करप्ट प्रैक्टिसेस की हैं, तो फिर हमने फ़ैसला किया था कि अब मामला मेरे पास नहीं है, अब ये मामला एक ट्राइब्यूनल बना दिया जाए। और पार्टी ने, अपना सेंट्रल कमेटी ने ट्राइब्यूनल बना दिया था, हेडेड बाय जस्टिस वजीउद्दीन अहमद, और उन्होंने बड़ा क्लियर वर्डिक्ट दे दिया था कि अदरवाइज़ इलेक्शन ठीक हुए हैं, एक्सेप्ट ये 4 लोगों ने इसमें करप्ट प्रैक्टिसेस की हैं, और इन्हीं को कहा था कि इन 4 लोगों को जो है वो पार्टी से रिमूव कर दिया। जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने कहा था कि जहांगीर तरीन, अलीम खान, परवेज़ खटक और एक सिंध से थे, वो अब नहीं है पार्टी में। अच्छा, इनको पार्टी से निकाल दिया जाए क्योंकि इनके खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस जो है वो और इमरान खान साहब ने इनको निकालने की बजाय वजीउद्दीन साहब को फर्क कर दिया, मतलब उनके वर्डिक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा, अगर वो उस वर्डिक्ट को एक्सेप्ट कर लेते तो ये पार्टी सही माने में जमहूरी पार्टी बन जाती है। अच्छा, क्योंकि उससे एक जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं वो एक रस्सा बन जाता आइंदा से पार्टी के अंदर लीडरशिप लाने का, क्योंकि 2016 में फिर इलेक्शन होने थे, और उस वक्त भी यही अलीम और यही तरीन, इन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि जी अब चूँकि वो आ गया है पैनामा पेपर्स का केस, तो अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराएं, आपस में झगड़ा पड़ जाएगा। तो इस बहाने से उन्होंने वो इलेक्शन भी इनडेफिनेटली पोस्टपोन करा दिए। अगर वो दूसरे इलेक्शन हो जाते जिसकी तैयारी थी, जिस इलेक्शन कमीशन को हेड कर रहे थे तस्लीम नूरानी साहब, वो बड़ा अच्छा इलेक्शन हो जाता, तो मतलब 2-3 इलेक्शन ऊपर नीचे हो जाते तो कम से कम पार्टी एक खुद ब खुद चलने लग जाती।
अल्लाहू टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रह सकें। अल्लाहू टीवी पाकिस्तानियों का अवामी चैनल है। हम सिर्फ अपनी नहीं सुनाते, आपकी भी सुनते हैं। किसी भी खबर पर तबसरा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पैगाम भेजें।